मैं डॉक्टर गुरुदत्त शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालारा जयपुर, एम कॉम के विद्यार्थियों को विपणन विक्रय एवं वितरण समीक्षा, रिव्यू ऑफ मार्केटिंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट थर्ड के बारे में आज हम विचार प्रस्तुत। हमारे पहले विभाग में हमने विपणन अंगीक्षण, अर्थ एवं परिभाषा, विपरीत अंगीक्षण के संगठक, उद्देश्य, कार्यक्रम, कार्यान्वयन, संगठन के विषय में अपने विचार आपस में संतुलित किए और उसके पश्चात विपणन अंगीक्षण को लागू करने की विधियों के अंतर्गत विपणन अंगीक्षण की व्यवहारिक पहलू, विक्रय विभाग के संगठन की समीक्षा, विक्रय संवर्धन नीति और कार्यक्रम समीक्षा पार्ट 2 में डिस्कस की गई। अब पार्ट थर्ड में हम विक्रय नियंत्रण की समीक्षा, वितरण नीति कार्यक्रम की समीक्षा एवं विदेशी बाजार में विक्रय एवं वितरण नीति के अंदर निर्यात की समीक्षा के बारे में विचार व्यक्त करेंगे। विक्रय नियंत्रण की समीक्षा, रिव्यू ऑफ सेल्स कंट्रोल। एक संस्थान में अपनाई गई विक्रय संवर्धन नीतियां एवं कार्यक्रम विस्तृत रूप से विक्रय नियंत्रण का ही एक भाग होती हैं, लेकिन सामान्य अर्थ में इससे तात्पर्य पूर्व निश्चित प्रमापों के संदर्भ में प्रत्येक विपणन क्रिया के मूल्यांकन से लगाया जाता है। इसके लिए आवश्यक है कि सर्वप्रथम विक्रय के संबंध में प्रमापों स्टैंडर्ड का निर्धारण किया जाए, तत्पश्चात वास्तविक बिक्री का निर्धारित प्रमाप से तुलना की जाती है। इस अंतर पाया जाता है तो वह अनुकूल फेवरेबल हो सकता है अथवा प्रतिकूल हो सकता है। यदि वास्तविक बिक्री प्रमाप से अधिक है तो यह अनुकूलतम अंतर होगा और यदि वास्तविक बिक्री प्रमाप से कम है तो यह प्रतिकूल अंतर होगा। दोनों ही परिस्थितियों में अंतर के कारणों का विश्लेषण करना चाहिए। अनुकूल अंतर की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्ति तथा व्यक्तियों को प्रोत्साहन देने के लिए उपाय किए जाने चाहिए तथा प्रतिकूल अंतर की स्थिति में ज्ञात किया जाना चाहिए कि इसके लिए कौन से कारण उत्तरदायी हैं। इन कारणों का नियंत्रण कंट्रोलेबल तथा अनियंत्रणीय योग्य अनकंट्रोलेबल कारणों में विभाजन किया जाना चाहिए। नियंत्रण योग्य कारणों के लिए सुझाव दिए जाने चाहिए तथा उन कारणों को किस प्रकार दूर किया जा सकता है और तत्पश्चात उन उपायों को किया जाना चाहिए। यदि कारण ऐसे हैं जिनको नियंत्रित नहीं किया जा सकता है तो उच्च स्तर पर विचार किया जाना चाहिए कि इन कारणों को भविष्य में सुरक्षा के लिए क्या किया जाए। प्रतिकूल अंतर के संबंध में यह भी निर्धारित किया जाना चाहिए कि इसके लिए कौन कौन से अधिकारी प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से उत्तरदायी हैं। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए आवश्यक है कि व्यक्तिगत बजट भी तैयार किया जाए। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक विक्रेता सेल्समैन के लिए यह निर्धारित किया जाना चाहिए कि वह एक निर्धारित समय में कम से कम कितना माल बेच देगा। प्रबंध अंगीक्षक को यह प्रबंध में यह देखना चाहिए कि जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है वह बहुत ऊंचा तो नहीं है बल्कि प्राप्त करने योग्य तथा प्रत्येक विक्रेताओं को वे सब सुविधाएं प्रदान कर दी जाती हैं जो इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक हैं। अनुपात विश्लेषण द्वारा नियंत्रण, कंट्रोल थ्रू रेशियो एनालिसिस। विक्रय पर नियंत्रण स्थापित करने का एक उत्तम तरीका अनुपात विश्लेषण है। प्रबंध अंगीक्षक को देखना चाहिए कि इसके द्वारा किस प्रकार प्रभावपूर्ण नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है तथा संस्थान ने इस ओर दिए गए प्रयास संतोषजनक है अथवा नहीं। अनुपात विश्लेषण के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। विक्रय की कुल राशि की कुल विक्रय कर्मचारियों की संख्या का भाग देना चाहिए। इसके पश्चात यह ज्ञात हो जाएगा कि प्रति व्यक्ति कितनी राशि की बिक्री हुई। इसकी सहायता से विक्रय कर्मचारियों द्वारा किए गए प्रयत्नों का पता लग जाएगा। यदि प्रयत्न संतोषजनक नहीं होंगे तो उनको उन्नत करने के लिए उपाय किए जा सकेंगे। वर्ष में औसत स्टॉक का वर्ष की कुल बिक्री में भाग देकर यह ज्ञात किया जा सकता है कि वर्ष भर में स्टॉक की कितनी बार फिरत हुई। इसके लिए वह ज्ञात किया जा सकता है कि औसत स्टॉक को कितने दिन के लिए फिरत हो जाती है। 365 दिन में वर्ष भर की कुल फिरत का भाग देकर यह ज्ञात किया जा सकता है। यदि यह फिर ज़्यादा दिन में होती है तो इस बात के लिए प्रयास किए जाने चाहिए कि फिर जल्दी हो। वर्ष भर में औसत स्टॉक की राशि प्रारंभिक व अंतिम स्टॉक में जोड़कर दो भागों में ज्ञात देकर की जा सकती है। विक्रय पर सकल लाभ तथा शुद्ध लाभ का प्रतिशत ज्ञात करने के पश्चात यह ज्ञात किया जा सकता है कि समस्त उपक्रम की क्षमता कैसी है। विक्रय पर होने वाले खर्चों की बिक्री के अनुपात में ज्ञात करना चाहिए। इससे यह ज्ञात होगा कि विक्रय विभाग के व्यय उचित है या अनुचित।
पूर्व के वर्षों में तुलना करके यह भी ज्ञात किया जा सकता है कि विक्रय विभाग की क्रय क्षमता बढ़ रही है अथवा घट रही है। वितरण नीति तथा कार्यक्रम की समीक्षा, रिव्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। व्यवसाय में व्यय की प्राप्ति तभी हो सकती है जबकि विक्रय प्रणाली के साथ साथ वितरण प्रणाली भी कुशल हो। वितरण प्रणाली द्वारा ही उत्पाद को उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाता है। उसके दोषपूर्ण होने के पूर्व के सभी प्रयास एवं कार्यक्रम व्यर्थ हो जाएंगे। अतः प्रबंध अंकेक्षक का कार्य तभी पूर्ण होगा जबकि ये वितरण नीतियों कार्यक्रम की समीक्षा कर ले। उसे देखना चाहिए कि वितरण के किन माध्यमों को अपनाया गया है, माध्यमों के संबंध में अपनाई गई नीति व कार्यक्रम उचित है अथवा नहीं। वितरण के प्रमुख माध्यमों का चयन करके इस बात पर निर्भर करता है कि बिक्री उपभोक्ताओं की जा रही है, औद्योगिक क्रेताओं की जा रही है तथा वस्तुओं का निर्यात किया जा रहा है। उपभोक्ताओं को बिक्री, सेल्स टू कंज्यूमर्स। यदि माल की बिक्री उपभोक्ताओं को की जा रही है तो निम्नलिखित माध्यमों से की जा सकती है। फुटकर भंडार, रिटेल स्टोर्स। फुटकर भंडार ग्राहकों को सीधी माल बेचते हैं। उत्पादक द्वारा इनके माल की सीधी पूर्ति सीधे ही की जा सकती है अथवा थोक व्यापारियों द्वारा की जा सकती है। आधुनिक युग में ग्राहकों को सस्ते मूल्य पर माल देने के लिए आवश्यक है यथासंभव बिचौलियों को कम किया जाए। अतः फुटकर भंडारों का सीधे माल बेचना अधिक उपयुक्त है। फुटकर भंडारों को कई रूप होते हैं जैसे बहुसंख्यक भंडार, मल्टीपल स्टोर्स, श्रृंखला भंडार, चेन स्टोर्स, विभागीय भंडार, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, उपभोक्ता सहकारी भंडार, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स आदि। उपभोक्ताओं को सीधी बिक्री, डायरेक्ट टू सेल टू कस्टमर्स। कुछ वस्तुएं ग्राहकों को सीधे बेचना अधिक उपयुक्त होता है जैसे पानी, बिजली, गैस आदि। यदि कोई वस्तु विशिष्ट प्रकार की है और उसके लिए ग्राहकों से सीधे संपर्क स्थापित करना आवश्यक है तो वस्तु की बिक्री को सीधे ही करनी चाहिए। डाक द्वारा भी ग्राहकों को सीधी बिक्री की जा सकती है। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकों के लिए यह विधि को भी अपनाया जा सकता है। अन्य वस्तुओं की डाक द्वारा बिक्री करने के लिए डाक व्यय अधिक पड़ता है और ग्राहकों को माल महंगा मिलता है, अतः अन्य वस्तुओं के लिए विधि उपयुक्त नहीं है। उद्योगों को बिक्री, सेल्स टू इंडस्ट्री। यदि उपक्रमों में ऐसा माल तैयार है जबकि अन्य उद्यमियों के लिए कच्चा माल बन जाता है तो सीधे उसी उन उद्यमों को बेचा जा सकता है। ऐसे माल के लिए अनावश्यक रूप से बिचौलिए रखकर उनकी कीमत बढ़ाना उचित नहीं है। यदि माल ऐसा है कि कुछ उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है तो उपभोक्ताओं द्वारा इसका उपयोग भी किया जाता है तो उपभोक्ताओं को यह माल फुटकर भंडारों द्वारा बेचा जा सकता है जबकि उद्योगों को सीधे ही बेचा जा सकता है। विदेशी बाजार में क्रय वितरण नीतियों के अंतर्गत निर्यात की समीक्षा, रिव्यू ऑफ एक्सपोर्ट अंडर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज इन फॉरेन मार्केट। निर्यात निर्यात व्यवसाय एक तकनीकी कार्य है। विदेशों में सफलतापूर्वक माल बेचने के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। विदेशी बाजारों की स्थिति, यह देखना चाहिए कि विदेशी बाजारों में किन किन देशों से प्रतिस्पर्धा है। नए बाजारों की निरंतर खोज की जानी चाहिए। वर्तमान बाजार में के विस्तार की संभावना की भी जांच की जानी चाहिए। आर्थिक स्तर, यह देखना चाहिए कि विदेशी ग्राहकों का आर्थिक स्तर दिन प्रतिदिन गिर रहा है अथवा बढ़ रहा है। दोनों ही परिस्थितियों में बिक्री को बनाए रखना कठिन हो जाता है। यदि आर्थिक स्तर गिर रहा है तो इस बात का प्रयास करना चाहिए कि उत्पादन का मूल्य कम किस प्रकार किया जा सकता है ताकि विदेशी ग्राहकों की क्रय क्षमता में ह्रास के बावजूद उत्पाद की खरीद हो सके। यह ध्यान रहे कि वस्तु की उपयोगिता में कमी न आने पाए। लेकिन यदि ग्राहकों की क्रय शक्ति बढ़ रही है तो उनका जीवन स्तर उठ रहा है तो भविष्य में यह उत्पाद उनके मौलिक रूप से ग्राहकों को आकर्षित नहीं कर सकेगा। ऐसी स्थिति में इस बात का प्रयास किया जाना चाहिए कि उत्पाद की उपयोगिता, सुंदरता आदि में वृद्धि की जा सके। इसके लिए थोड़ी मूल्य वृद्धि भी बिक्री में सहायक ही सिद्ध होगी, बाधक नहीं। सामाजिक स्थिति, विदेशी नागरिक विदेशों में सामाजिक उथल पुथल का भी मांग पर प्रभाव पड़ता है। उदाहरणार्थ, यदि वहाँ विदेशी आंदोलन चल रहा है तो उत्पाद की मांग कम हो जाएगी। अतः यहाँ पर सामाजिक स्थिति पर भी निरंतर दृष्टि रखनी चाहिए। राजनीतिक स्थिति, यदि विदेशों में राजनीतिक अस्थिरता है तो उसका प्रभाव उत्पाद की मांग पर पड़ेगा। यदि वहाँ विदेशी आक्रमण का खतरा उत्पन्न हो गया है तो इसका वहाँ के व्यापार पर प्रभाव पड़ेगा। अंत राजनीतिक स्थिति का भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। दोनों देशों के मध्य संबंध, निर्यात करने वाला तथा आयात करने वाले दोनों देशों के मध्य संबंधों पर भी
निरंतर नजर रखने की आवश्यकता है। यदि संबंध मैत्रीपूर्ण है तो भविष्य में मैत्रीपूर्ण बने रहने की यदि संबंधों में मैत्रीपूर्ण होने की आशंका है तो दोनों देशों के मध्य व्यापार बंद हो सकता है। आयात निर्यात नीति। ग्राहक देश की आयात नीति एवं अपनी निर्यात नीति को भी गहन अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि किसी भी देश की नीति परिवर्तन का उत्पाद की बिक्री पर प्रभाव पड़ सकता है। विदेशों को माल का निर्यात करने के लिए पृथक निर्यात संगठन की आवश्यकता पड़ती है। यदि उत्पादक संस्थान का आकार विस्तृत है तो विदेशों को भारी मात्रा में माल का निर्यात किया जाता है, तो अंकेक्षक को यह देखना चाहिए कि विक्रय विभाग में अंतर्गत एक पृथक निर्यात अनुभाग है। विदेशी संबंध में बाजार अनुसंधान, उत्पाद विश्लेषण आदि प्रक्रियाओं का संचालन भी पृथक होना चाहिए। लेकिन यदि उत्पादक संस्थान का आकार छोटा है तो निर्यात संबंधी कार्य निर्यात प्रमंडलों को सौंपा जा सकता है। इन प्रमंडलों के पास विदेशी व्यापार के संबंध में प्रचुर साधन और सुविधाएं होती हैं। इन प्रमंडलों के स्थान पर विदेशी विक्रेताओं व प्रतिनिधियों की सेवाओं का उपयोग भी किया जा सकता है। प्रबंधन शिक्षक को ध्यान में रखना चाहिए कि वितरण के माध्यम के रूप में एक से अधिक साधनों को अपनाया जा सकता है। उसे देखना चाहिए कि अपनाए गए साधन उपयुक्त हैं अथवा इन्हें अपनाए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। उत्पाद की प्रकृति। कुछ उत्पाद ऐसे स्वभाव के होते हैं जिन्हें सीधे ही ग्राहकों को बेचा जाना चाहिए, जैसे गैस, पानी, बिजली आदि। दूसरा, मूल्य एवं विक्रय मूल्य की इकाई। यदि वस्तुएं छोटी इकाइयों की हैं और कम मूल्य पर बिकने लायक हैं तो उनको फुटकर बाजारों के जरिए बेचा जाना चाहिए, जैसे किराना, स्टेशनरी आदि। उपभोक्ताओं की प्रकृति। यदि उपभोक्ताओं का स्वभाव ऐसा है जो एक ही स्थान पर अपना अधिकतम क्रय करना चाहते हैं, चाहे इसके लिए थोड़ा अधिक मूल्य भी चुकाना पड़े, तो विभागीय भंडारों के जरिए उत्पाद को बेचना चाहिए, यही अधिक उपयुक्त होगा। इसी प्रकार यदि उपभोक्ता दूर देहात में बसे हैं तो डाक के माध्यम से उत्पाद को बेचना अधिक उपयुक्त होगा। बाजार का आकार। यदि बाजार बहुत विस्तृत है और फुटकर व्यापारी तथा उपभोक्ता उधार क्रय करने की आदत रखते हैं तो विक्रय का कार्य थोक व्यापारियों को सौंपना अधिक उपयुक्त होगा। उपक्रम के साधन। यदि उत्पादक के पास पर्याप्त आर्थिक साधन और कुशल कर्मचारी हैं तो वह बिचौलियों की सेवाओं को बिना किसी वितरण कार्य को संचालन कर सकता है। धन्यवाद।